हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद में कोशिश करते हैं उन शख्सियत से रूबरू होने की जो समाज पर अपना असर डालते हैं। इसी क्रम में आज हम देश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश में, देश का हृदय जिसे कहते हैं, और इस हृदय स्थल पर जिस पार्टी की सरकार है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। हेमंत जी एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, एक राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं और साल भर पहले पार्टी ने उनकी निष्ठा, उनकी क्षमता पर भरोसा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। अब जब वह बतौर प्रदेश अध्यक्ष 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो उस अनुभव पर विस्तार से बातचीत के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं। तो हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार हिमांशु। और सबसे पहले तो बधाई कि आप बतौर अध्यक्ष 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। पर वस्तुतः ये 1 साल कैसा बीता, कितनी कठिनाई से या कितने आनंद से, क्या अनुभव रहा हेमंत जी के मस्त मौला स्वभाव का? देखिए, पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उसमें मेरा प्रयास रहा कि पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के हमारे सभी प्रमुख लोग, हमारे कार्यकर्ता जो अपेक्षा करते हैं उस पर खरा उतरने का मैंने एक प्रयास किया। पार्टी के चाहे संगठन में नियुक्तियां हो, चाहे पार्टी में अनुशासन का मामला हो, समन्वय का मामला हो, या पार्टी में कुछ नवाचार करना हो, पार्टी में हम सक्रिय रहे हमारा कार्यकर्ता और हम जनता के बीच में हमारी छवि, हमारे पार्टी के काम नीचे तक पहुँचे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसमें मैंने प्रयास किया। और मुझे मेरे तौर पे लगता है कि शायद मेरी मेहनत सफल भी रही, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, सभी का मुझे साथ मिला और 1 वर्ष मेरे को बहुत ही अच्छे अनुभव आए और बहुत ही अच्छा रहा, या मेरी दृष्टि में मैं सफल रहा। आप तो एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी, आपके पिता स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। सत्ता संगठन दोनों को आपने अपने आमने सामने से गुजरते हुए देखा। जब पार्टी सत्ता में रहती है तो नेता की अभिलाषा सत्ता का हिस्सा होने में होती है। आपके हिस्से में संगठन आया, क्या कहते हैं इस अनुभव के संदर्भ में? बतौर अध्यक्ष ठीक रहा या पार्टी ने अगर मंत्री बनाया होता तो ज्यादा बढ़िया रहता? देखिए, मेरे पिता जरूर राजनीति में थे, लेकिन मेरा खुद का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था जी। परिस्थिति के कारण मैं राजनीति में आया। और देखिए, कोई भी दायित्व, चाहे सरकार का रहे, चाहे अपन जनप्रतिनिधि बने या पदाधिकारी बने, जहां पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि इस पद के लिए आप उपयुक्त हो, वो निर्णय वो करते हैं और उनके निर्णय को सार्थक करना ये हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। अगर हम खुद अपनी चिंता करेंगे, अपना सोचेंगे, तो फिर हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति जो हमसे अपेक्षा करती है, उस पर हम कैसे खरे उतरेंगे? तो पार्टी ने तो आपको प्रदेश कार्यालय बनाने की जिम्मेदारी दी हुई थी, एक बड़ा भवन आप बनवा रहे थे। अचानक पार्टी ने पार्टी बनाने की भी जिम्मेदारी आपको दे दी। तो ये पार्टी संगठन बनाने की व्यस्तता के बीच भवन का क्या रहा? देखिए, पार्टी जो भी काम दे जी, उसे पूरा करना चाहिए। मुझे विगत जब मैं कोषाध्यक्ष था उसके बाद एक ठाकरे ट्रस्ट की और उसके बाद पार्टी के भवन की जिम्मेदारी दी। तो मुझे जो जिम्मेदारी दी उसको मैं ईमानदारी से, मेहनत से करूं, ये मेरा काम होना चाहिए। मैं उस अपेक्षा पे खरा उतरूं। आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है तो इस अपेक्षा पे खरा उतरूं, ये मेरी सोच भी होनी चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी भी होना चाहिए। वो तो ठीक है, पर भवन बनाना ज़्यादा आसान था बनवाना, ये संगठन चलाना ज़्यादा आसान है? मुझे तो वो भी काम आसान था, ये भी काम आसान है। अगर मन में कोई लंबी अभिलाषा ना हो और काम को लेके कोई तनाव नहीं हो, आपके खुद के बहुत एजेंडा ना हो, तो हर काम आसान है। जो पार्टी दे उसका स्वागत करना चाहिए, उस पर खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए। तो 1 साल संगठन में क्या कर पाए हेमंत खंडेलवाल जी? मोहन जी के साथ बराबरी से खड़े रहे या इसके अलावा भी बहुत कुछ करने का मौका रहा,
या अभी एक साल तो आपने समझने में लगाया, करना अब शुरू करने वाले हैं? नहीं, देखिए, एक साल में हमारे प्रदेश में संगठन में जो नीचे तक की जितनी नियुक्तियां हो सकती है उसको पूरा करने का प्रयास किया। संगठन मजबूत रहे, संगठन लगातार जो बैठ के होनी चाहिए। कई बार मंडल अध्यक्ष 3-3 महीने तक बूथों की बैठक नहीं करते थे, मंडल हमारी जो कार्य समिति है उसकी बैठक नहीं करते थे, हमारी बूथ की बैठक नहीं होती थी। तो हमने इसका क्रम बनाया कि हर महीने हमारा संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी अनिवार्य रूप से नीचे जाए और निश्चित तौर पे मोर्चा चाहे। मैं समझता हूँ पिछले 5-6 महीने में हम सफल रहे। कोर कमेटी हमारी लंबे समय से नहीं होती थी, उसको भी कैलेंडर में डाला कि 2 महीने में अनिवार्य होगी, तो होने लगी। मैं समझता हूँ कि संगठन में जितनी सक्रियता करनी चाहिए, जितना गठन करना चाहिए, सरकार के स्तर भी मुख्यमंत्री के साथ समन्वय करके हमारे प्रभारियों के साथ 10-10, 15-15 साल से जो प्राधिकरण नहीं बने थे उसकी नियुक्तियां की, निगम मंडल की, एल्डरमैन के काम रुके हुए थे, जन भागीदारी रुकी हुई थी। बल्कि जिलों में ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जो कार्यकर्ता को दिए जा सकते हैं। कहीं हार्टिकल्चर का सदस्य बनाना है, कहीं एग्रीकल्चर का बनाना है, कहीं कोई विभिन्न विभाग की समितियां, ऐसी 40, 50, 60 पद होते थे, उन्हें भी भरने का काम किया। तो मैं समझता हूँ सत्ता और संगठन ने मिलकर जो हो सकता था उसे करने का। निगम मंडलों में नियुक्ति कराने में तो आप काफी स्तर पर सफल रहे। लंबे समय से अभिलाषा थी, हो ही नहीं रहा था, पर हो गया। पर एक चरण पूरा हुआ, ये कहा गया है कि बाकी नियुक्तियां दूसरे चरण में होंगे। देखिए, 2.5 साल हो गए सरकार को। राजनीति में कोई पद कितने लंबे समय दिए जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी कब देने के लिए कब सही समय आया ये इम्पोर्टेंट। कई बार आप देखते होंगे कि कई निगम मंडल चुनाव के समय घोषित होते हैं जी। तो राजनीति में तो वक्त के साथ साथ पदों को दिया जाता है। अभी हमें लगा कि हमारे 60-70 कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है, कहीं ना कहीं उनकी क्षमता अनुसार काम करना है, देना है पद, हमने दिया। अब बहुत सारी जगह नियुक्तियां जो करनी है, जब वक्त आएगा, जब समय आएगा तो हम करेंगे उसे। ये वक्त का आकलन किस अनुसार करते हैं हेमंत भाई? कब मानते हैं कि वक्त आ गया? जब ऐसी परिस्थिति लगती है कि हमें पार्टी संगठन में किसी को इस पद पे अगर हम बनाते हैं तो संगठन की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से जरूरी है, तो वो वक्त जब आता है तो उसका निर्णय करते हैं। तो थोड़ा संगठन पर और बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, यहाँ के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में एक शब्द प्रचलित में था, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन को पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर भी देखा जाता था। पर आपके आने से पहले ही आपके इस देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए जिनके खिलाफ आपके देव दुर्लभ कार्यकर्ता दशकों से लड़ाई लड़ते थे। आपने तो दरवाजे थोड़ी खोले, खिड़कियां, झरोके, रोशनदान सब खोल दिए थे और बड़े पैमाने पर दूसरे दल, खासतौर पर कांग्रेस से अपने दल में शामिल किए। अब इस एक साल में जो बड़ी संख्या में लोगों को लिए, वो कितना रच बस गए या उनके लिए दोबारा दरवाजे खोलने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? भाई आए थे, अब निकलो। क्या स्थिति रही हेमंत भाई? देखिए, अगर हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति, हमारा काम करने का तरीका अच्छा है जी, तो दीगर दलों के कार्यकर्ता अट्रैक्ट भी होते हैं। और कई बार उनके दलों में विषम परिस्थिति रहती है, वहाँ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं रहता, तो वो अपनी विचारधारा से दुखी होके शामिल होना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे क्षमतावान जिनका समाज में कहीं ना कहीं कुछ पकड़ है, अगर वे हमारे दल में आना चाहते थे तो हमने उनका स्वागत किया। और मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह हमारी विचारधारा में रच बस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, तो अब तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम ये सोचते भी नहीं है कि वो कहाँ से आए थे और कब आए थे। ये तो आपका मामला हो गया, आप तो उदार बन के हैं ना। पर जिनके खिलाफ लोग लड़ते थे, अब देख रहे हैं कि वही हमारे साथ बैठक में भी शामिल रह रहे हैं। तो एक साल में आप इस चुनौती से तो रूबरू हो रहे होंगे। अभी तो कई भाजपा के लोगों के साथ टकराव की खबरें हम देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। तो इस चुनौती को किस तरीके से आपने संभाला? भाई ग्राउंड की स्थिति तो यही थी कि वो उनके खिलाफ थे, अब साथ में काम करना है। तो इसको संभालने के लिए किस रणनीति के तहत काम किया आपने? थोड़ा इसमें विस्तार में बताइए ना। अच्छा तो ठीक है,
थोड़ा गहरी बात भी बताइए ना हेमंत भाई। देखिए, मैं ये आपको कहूँ कि लोगों में एक तुरंत ही समन्वय हो गया और लोगों ने स्वीकारा, तो मैं समझता हूँ कि ये कहना थोड़ा सा गलत होगा जी। क्योंकि जब हम 10-10, 20-20 साल एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर राजनीतिक रूप से उसका विरोध करते हैं, जब वो साथ आता है तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ मन में खिंचाव भी रहता है, दोनों पक्षों में रहता है। लेकिन ये तो हमारी पार्टी की विचारधारा और कार्य पद्धति है कि हम इसमें व्यक्ति को नहीं बल्कि पार्टी को और विचारधारा को महत्व देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में आए, कुछ इंसिडेंट जरूर ऐसे हुए जहां टकराव की स्थिति है, लेकिन जब जब ऐसा कोई मौका आता है तो मैं हूँ या हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जामवाल जी, शिव प्रकाश जी हो, हमें जैसे भी लगता है तो हम समन्वय कराने का काम करते हैं और उसमें सफल भी रहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ जगह हमें थोड़ी दिक्कतें आती है और उसे हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसे हल कर सकें। आपने मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी का जिक्र किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सत्ता प्रमुख हैं, आप संगठन प्रमुख हैं, दोनों के रिश्ते कैसे हैं? देखिए, सत्ता और संगठन में समन्वय होना चाहिए। सत्ता में संगठन समा ना जाए इसका भी प्रयास होना चाहिए, लेकिन सत्ता से दूरी ना बनाए इसका भी प्रयास होना चाहिए। जैसे एक पटरी के दो पात होते हैं, न कभी दूर होते हैं न कभी समाते हैं, हम साथ साथ चलें। जब हमको लगता है कि सरकार में कोई सुझाव की ज़रूरत है या हमें लगता है कि इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, हम उन्हें सुझाव देते हैं। और उन्हें लगता है कि संगठन में उनकी नज़र में ये चीज़ ऐसी नहीं, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो वो सुझाव देते हैं। तो एक दूसरे के समन्वय के साथ सत्ता और संगठन चले, क्योंकि सरकार से संगठन नहीं है, संगठन से सरकार है। अगर संगठन सही होगा, कार्यकर्ता में विचारधारा और अपनी कार्य पद्धति के प्रति सम्मान होगा, तो सत्ता तो आएगी ही। इसलिए सत्ता से संगठन ना चले, संगठन के साथ सरकार समन्वय करके चले, इसका हम प्रयास करते हैं। तो ये तो हुई सत्ता और संगठन का रिश्ता। हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर मोहन यादव का रिश्ता कैसा है? मोहन जी कुछ नाराज वाराज हैं क्या हेमंत खंडेलवाल जी से? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ना ही मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन नाराज है कौन नहीं है। मुझे जहाँ लगता है कि मुझे इस बारे में सरकार को बताना चाहिए, मैं बताता हूँ। और जहाँ लगता है कि हमारी ये शासकीय काम, शासकीय योजनाएं, ये अधिकारी, ये हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। नहीं, ये विचार हमारे जहन में इसलिए आया कि साल भर पहले भी आए थे आपके पास, तब आप अध्यक्ष बने ही थे, तब भी हमने इंटरव्यू इसी कक्ष में किया था। साल भर हो गया, अभी तक आपको एक सरकारी बंगला ना मिल सका। सरकार आपकी है, बाहर कोई सुरक्षा भी ऐसी नहीं दिखी, तो ऐसा लगा कि लगता है कि सत्ता कुछ खुश नहीं है हेमंत खंडेलवाल जी से, इसलिए बंगला तक ना मिला अध्यक्ष जी को। देखिए, अगर खुद अध्यक्ष बंगला ना चाहे जी, तो उसमें मुख्यमंत्री क्या करे? मैं तो अंदर की बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री जी मुझे 3-4 बार ये बोल चुके जी कि कोई अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, उसको इसलिए बंगला देना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मिलने आते हैं, उन्हें सुविधा होना चाहिए। तो आपको कोई ना कोई बंगला लेना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद करता आपके माध्यम से। लेकिन मेरी अपनी सोच है कि अगर मेरे पास खुद की व्यवस्था है, मैं अपने फ्लैट में, अपने ऑफिस में लोगों से मिल सकता हूँ, और बाकी तो भाजपा का कार्यालय है, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, समन्वय करना होता है। तो मुझे लगा कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने इनकार कर दिया। तो आप बाकी लोगों के लिए संकट क्यों पैदा कर रहे हैं? आपको जरूरत नहीं, पर अगर कहीं ये परंपरा हो गई कि भाई हेमंत जी ने तो नहीं लिया था बंगला, तो आप किसी भी अध्यक्ष को ना मिले, तो आप अपने आने वाले लोगों के लिए इतनी बड़ी मिसाल क्यों कायम कर दे रहे हैं? देखिए, अगर हम राजनीति में हैं जी, हम पार्टी को पूरा समय देना चाहते हैं, हम पार्टी के लिए जी जान लगाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं है, तो हम पार्टी या सरकार की जो चीज़ों का हमें उपयोग करने का हक है वो ना करे, तो हम पार्टी का नुकसान करते हैं जी, क्योंकि हम अपनी क्षमता का कैसे उपयोग करेंगे। लेकिन अगर मेरे जैसा सक्षम कार्यकर्ता
जो आर्थिक रूप से भी मजबूत है, जिसके पास समय भी है, तो फिर मैं पार्टी के संसाधन का उपयोग क्यों करूं, सरकार के संसाधन का उपयोग क्यों करूं। मेरी आर्थिक स्थिति है कि मैं अपने फ्लैट में रह सकता हूं, अपने साधनों का उपयोग कर सकता हूं और पार्टी और संगठन की मदद कर सकता हूं। तो ये मेरा सोच है। अगर मेरी जगह कोई और होता, उसमें एनर्जी तो होती लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होती, तो उसके लिए इन सब चीजों का उपयोग करना सही भी है और मैं समझता हूं करना भी चाहिए। तो संगठन के बूते सत्ता आई, सत्ता काम कैसा कर रही है, इस संदर्भ में हेमंत खंडेलवाल जी की समझ क्या कहती है। 1 साल अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, इसका आकलन। हमारी मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार को 2.5 साल हो गए, लेकिन मेरे अध्यक्ष बने 1 साल हुए। तो इस सरकार के सामने 2 चुनौती थी। एक तो पुरानी राज्य सरकारों ने जो योजनाएं शुरू की उनको भी कंटिन्यू करना, चाहे लाडली बहना हो उसमें राशि बढ़ाना, चाहे तीर्थ दर्शन हो, चाहे हमारी 0% पे ब्याज देने की बात हो, सामूहिक हमारा कन्यादान योजना हो या विभिन्न तरह की बच्चों की हो या हेल्थ की योजना हो, इन सबको लेके इनके जो बजट में प्रावधान है उसके लिए भी काम करना और कुछ नया करना। मैं मोहन यादव जी की सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि सारी योजनाओं को अच्छे ढंग से चलाने के साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री के मामले में एक बड़ा काम किया। आप देखिए कि पहले तो हमारे जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होते थे कि हमको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाना है तो इंदौर बुला लिया, भोपाल बुला लिया, लेकिन आप देखिए नर्मदापुरम भी बुला रहे हैं, छोटे छोटे संभाग स्तर पे भी बुला रहे हैं। हर जिले में क्या संभावनाएं हो सकती, लोकल इंडस्ट्री कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए पिछले 1 साल में सरकार ने काम किया। उसके बाद इस साल कृषि को लेकर सरकार ने अच्छा काम किया। भावांतर जैसी योजना से सोयाबीन के समय जब किसान परेशान थे उन्हें लाभ दिया। अभी गेहूं में खरीदी करके जो बोनस देना उसका काम किया। लेकिन इसके साथ साथ 2 मामले में सरकार ने और अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश जंगल के मामले में, फॉरेस्ट के मामले में पूरे देश में मशहूर हुए। हमारी वाइल्ड लाइफ में टूरिज्म बढ़े, टाइगर भी रहे, बाकी एनिमल भी रहे, हमने चीते को भी सर्वाइव किया और हमारे जंगलों में, हमारी वाइल्ड लाइफ में और कौन से ऐसे एनिमल है जो आए, लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, रोजगार बढ़े, टूरिज्म बढ़े। इसके लिए मोहन यादव सरकार ने पिछले 1-2 वर्ष में बड़ा काम किया, क्योंकि जंगल तो थे लेकिन उसके साथ पूरे देश का आज टूरिज्म मध्य प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ धार्मिक जो धरोहर है, चाहे हम महाकाल की बात करें उज्जैन की, चाहे ओरछा की बात करें, चाहे ओंकारेश्वर की बात करें, ये सारी जगह, ये स्थान तो हजारों साल से है ही है, लेकिन इनको इतना डेवलप करें कि पहले हजारों लोग घूमने आते थे, दर्शन करने आते थे, अब लाखों आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो जाए तो हमारा धार्मिक टूरिज्म भी बढ़े, हमारी जो सनातन परंपरा है वो भी देश दुनिया में जाए, लेकिन उसके साथ रोजगार भी बढ़े। ये बड़ा काम उन्होंने एक और किया। मैं समझता हूँ ये 3-4 काम से मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी बदली है, लोगों को रोजगार भी मिला है, आस्था के प्रति, हमारे जंगलों के प्रति सम्मान भी बढ़ा है, किसानों की भी चिंता की है और इंडस्ट्री की भी चिंता की है। हर विषय पे सरकार ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। तो सबकी चिंता की, अपने विधायकों की चिंता क्यों नहीं कर रहे? सरकार में 5-5 पद रिक्त पड़े हुए हैं मंत्री के, हेमंत जी पहल करके भरवाते क्यों नहीं? सब कई बार, जैसे आप किसी से अच्छे कोई आप अगर कोई डाइटिशियन के पास जाएंगे या कोई योगाचार के पास जाएंगे तो कहेगा साहब आप जितना भोजन भूख लगती है उससे 25% पेट को खाली रखना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा होता है जी। तो अगर कोई पूरे पद भर जाएंगे तो अपेक्षाएं और उम्मीदों पे तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक चीज है कि अगर हमारे पास जितने पद है उसमें 2-4 खाली रहते हैं तो हमें विचार करने का, हम किसी नए को कम मौका दे सकते हैं, ये सब चलता है। मतलब सरकार की सेहत ठीक रहती है पद खाली रखने से? हाँ, निश्चित तौर पे 2-4 अगर और किसी को 2 मंत्रालय दे दिए, कोई और कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं आता। हाँ, कोई 50% खाली रहे तो बात है, अगर 90 और 95% हमने पद भरे हैं
तो 4-5% पे तो हम कभी भी विचार कर सकते पर हैं। 2.5 साल हो गया सरकार को, कैसी परफॉर्मेंस है? कुछ पुनर्गठन की जरूरत, कुछ नए लोगों को मौका देने की जरूरत, कुछ पुराने लोगों को कुछ और दायित्व देने की जरूरत। हेमंत जी का इस तरफ कुछ ध्यान जाता है? मोहन जी के साथ इस पर कुछ बातचीत है? निश्चित तौर पे हमारे मंत्रिमंडल की लगातार हम लोगों ने समीक्षा भी की है, सत्ता ने भी और संगठन ने भी। मोहन जी भी थे हमारे, सब प्रमुख हमारे शिव प्रकाश जी, जामवाल जी, महेंद्र सिंह, हम सब लोगों ने किसी मंत्री का विभाग का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके प्रभार के जिले का क्या रहा, इस पे पूरी तरह समीक्षा की है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब भी मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, किस मंत्री का अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में कैसा कार्य रहा और उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, उसके आधार पे आगे की उसकी यात्रा, किसी नए को मौका देना, किसी पुराने को और किसी काम में लेना, ये सब विचाराधीन है। जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो इस पर विचार करें। ये हमारी बातचीत हो रही है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी से। ये तो भाजपा का आम कार्यकर्ता भी बोल देगा कि जब भी परिवर्तन होगा, जब भी मंत्रिमंडल में चेंज होगा तो ये सब समीक्षा होगी। कब होगा ये हमें हेमंत जी बता सकते हैं और डॉक्टर मोहन यादव बता सकते हैं। तो हेमंत जी जरा बताएं, मंत्रिमंडल में परिवर्तन के संदर्भ में, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के संदर्भ में या मंत्रिमंडल के विस्तार के संदर्भ में क्या योजना है? निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे पुनर्गठन होगा, समय क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। आप बार बार जब उल्लेख कर रहे हैं तो अजय जामवाल जी का नाम लेते हैं, महेंद्र सिंह जी का नाम लेते हैं, शिव प्रकाश जी का नाम लेते हैं। पर जब आपने पदभार संभाला था तो उसमें आपकी टीम में एक और नाम था उनका हितानंद जी का। भाजपा के संगठन को जितना हम जानते समझते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश संगठन मंत्री भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है। खाली है, भरने की कोई इच्छा या खाली खाली अच्छा सा लगता है? देखिए, वो मेरा विषय नहीं है। हमारे समान विचार परिवार से संगठन मंत्री के लिए हमें प्रचारक दिए जाते हैं। ये विषय उनका और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। समय समय पे वो प्रचारक देते हैं और समय समय पे उनको दूसरी जिम्मेदारी देते हैं। आज की तारीख में वो जिम्मेदारी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री संभाल रहे हैं। जब केंद्रीय नेतृत्व को या हमारे परिवार को लगेगा कि इस पद पे किसी को नियुक्त करना है तो ये उनका क्षेत्राधिकार है, उनका सोच है। इसमें ना मैं कुछ कह सकता ना मेरा विषय है, इसलिए इस पर मेरे कोई विचार भी नहीं। तो दो संक्षिप्त टिप्पणी अपन राष्ट्रीय विषय पर भी ले लेते हैं। आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है आज, उसके लिए तो हमने बधाई दी है आपको। पर अभी हाल ही में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 12 साल पूरे किए हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मोदी जी की बतौर प्रधानमंत्री 12 साल की जो यात्रा है उसे हेमंत खंडेलवाल किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश को मिला जिसका हर दिशा में, हर विषय पे एक अलग सोच था। जैसे आप देखिए 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश 11वें नंबर की इकोनॉमी था। उनके सामने लक्ष्य था कि भारत चौथे पे आए, तीसरे पे आए और फिर एक समय ऐसा भी आए कि चीन और अमेरिका के हम आसपास आए, साथ बराबर आए या आगे निकले। लेकिन देश आगे निकल जाता, लेकिन गांव में एक गरीब का झोपड़ी जो है उस पे पानी रिसता रहता, एक बहन चूल्हे पे खाना बनाती रहती, एक व्यक्ति को सरकारी योजना का पैसा आता और राजीव गांधी कहते थे कि 15% पहुँचता तो ऐसे करोड़ों लोगों के खाते नहीं खुलते। तो आप देखिए कितना बड़ा विजन था कि करोड़ों लोगों के मकान बन गए पक्के, हर घर में चूल्हा की जगह उज्ज्वला गैस आ गई, लगभग 50 करोड़ लोगों के आज बैंक खाते बन गए। कभी किसी घर में अगर फसल बर्बाद हो जाए तो किसान को आत्महत्या करने के अलावा कोई तरीका नहीं रहता था। फसल बीमा 70 साल पहले शुरू होना था, उन्होंने फसल बीमा जैसी योजना लाए। मैं तो आदिवासी अंचल से आता हूँ, जनजाति क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मुझे याद है अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो नाती अपने बाबा की तरफ देख के सोचता था कि अगर ये बीमार हो गया तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। लेकिन अब वही नाती कहता है कि बाबा मोदी का आयुष्मान कार्ड है और मेरा कंधा है, तुम कितने भी बीमार हो मैं तेरा सरकारी में भी इलाज कराऊंगा और तेरा प्राइवेट में भी इलाज कराऊंगा। इतना बड़ा सोच किसी पीएम का हो सकता है।
देश दुनिया में आगे जाए, विदेश नीति अच्छी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने, डैम अच्छे बने, इंडस्ट्री आए, ये तो सबका सोच रहता है। लेकिन वो व्यक्ति जो समाज में अपनी वॉइस को नहीं कह सकता, उसके लिए भी जीने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री ने किया। मैं समझता हूँ इतना विजनरी प्रधानमंत्री शायद अटल जी के बाद कोई आया तो वो हमारे मोदी जी थे। जब आप अध्यक्ष बने प्रदेश के, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा जी कार्यरत थे, पर तकरीबन 6 महीने पहले एक नया चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आया, नितिन नवीन। क्या अनुभव रहा नितिन नवीन के संदर्भ में आपका? मैं जब अध्यक्ष बना तो हमारे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनसे मैं जब सांसद था तो मेरा उनसे परिचय भी था। वो जब शायद उसके बाद चिकित्सा मंत्री बने थे। लेकिन नितिन नवीन जी से मेरा अपना कोई परिचय नहीं था। एक बार जरूर वो मध्य प्रदेश के दौरे पे आए थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के नाते मेरा उनसे मिलने का मौका मिला, मेरी सहज मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में जब मैं उनसे मिला तो मुझे राजनीति के बारे में मेरा एक जो परसेप्शन था कि व्यक्ति अपना आभा मंडल और अपनी जो एक दिखावा होता है उसके साथ बड़ा जो पद पे रहता है, उसकी वैसी पर्सनालिटी वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। लेकिन व्यक्ति की गहराई क्या होती है, मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने सहजता से मुझसे हर बात की, हर विषय पे बात की। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपको कोई भी, आपके मन में कोई भी संगठन को लेके, सरकार को लेके कोई भी बात है, मुझसे खुल के करें। मैंने हर चीज़ उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे उसका समाधान भी दिया, उसमें उन्होंने मेरा विश्वास भी बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि सरलता और सहजता में मुझे लगता है कि शायद नितिन नवीन जी का जैसा स्वभाव है, तो हमको भी लगता है कि अपने मन में अगर कोई भी सवाल आता है तो उनसे ज़रूर करना चाहिए। मैं तो कभी भी सहज ही उनको फ़ोन कर लेता हूँ और मेरे मन में कोई विषय होता है तो उनसे बातचीत भी कर लेता हूँ। मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा। तो अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। आगे के लिए हेमंत खंडेलवाल जी की योजना, 1 साल तो हो गया, अध्यक्ष पद पर बने रहने की अभिलाषा है या पार्टी विचार करे कोई और दायित्व के संदर्भ में, तो उसके लिए आग्रह है? देखिए, मैं जब भी किसी पद पे मुझे जिम्मेदारी मिलती है उस पद पे ईमानदारी से उसका निर्वाह करना, उसमें मेहनत करना, यही मेरा लक्ष्य रहता है। न तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य बनाया, ना आगे बनाऊंगा। हाँ, आगे पार्टी का संगठन मजबूत रहे, ये मेरा लक्ष्य है। पार्टी आगामी सभी चुनाव में चुनाव जीते, ये मेरा लक्ष्य है। हमारे जनप्रतिनिधियों का संगठन और सरकार पे, पदाधिकारियों का भरोसा रहे, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पे जनता का भरोसा रहे, ये मेरा लक्ष्य है। बूथ तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम और मजबूत हो। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी की जो हमारी कार्य पद्धति है, हमारी विचारधारा है, वो नीचे तक जाए। और ठाकरे जी जैसे नेताओं ने जो इस प्रदेश को गढ़ा है, ये प्रदेश देश में कार्यकर्ताओं के रूप में ही जाना जाए, संगठन का प्रदेश जाना जाए, कार्यकर्ताओं का प्रदेश जाना जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। आपने इतने सारे लक्ष्य बता दिए। जो कार्यालय आप बनवाना शुरू किए थे, उसके लोकार्पण का भी कोई लक्ष्य है या कार्यालय जब बनना हो तब बन जाएगा, उसके संदर्भ में आप ध्यान देना छोड़ दिए हेमंत जी? नहीं, हम अक्टूबर तक उसका लोकार्पण भी कर देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और इसी के साथ ही साथ हमारे जो ज़िले में कार्यालय नहीं बने थे, ऐसे लगभग हमारे 62 संगठन के ज़िले हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि सभी 62 ज़िलों में अगले हमारे जो हमारा स्थापना दिवस है 6 अप्रैल तक, वहाँ सभी दूर कार्यालय बच जाए। कोई 1-2 जगह आगे पीछे होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि पार्टी लोगों के घर से ना चले, पार्टी किसी व्यक्ति से ना चले, पार्टी कार्यालय से चले। और इस लक्ष्य की पूर्ति चाहे प्रदेश स्तर पे हो चाहे जिला स्तर पे हो, हम पूरी करें। तो अक्टूबर 2026 में आप प्रदेश कार्यालय के लोकार्पण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में हमारे कार्यालय शुरू हो जाए। तो ये थे हेमंत खंडेलवाल जी, जिनकी अभिलाषा एक ही है कि देश के स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान कार्यकर्ताओं के प्रदेश के तौर पर बनी रहे, इसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये भी है
पार्टी का अपना कार्यालय पार्टी के अगले स्थापना दिवस तक पूरा हो जाए, इस मंशा के तहत कि पार्टी संगठन के स्तर पर चलनी चाहिए, व्यक्ति के स्तर पर नहीं। पार्टी अपने कार्यालय से चलनी चाहिए, ना कि व्यक्ति के घर से। तीसरा उनका मानना है कि संगठन सत्ता में समाहित नहीं होना चाहिए, बल्कि संगठन के बूते पर सत्ता को मजबूती मिलनी चाहिए। तो हेमंत जी, जो अभिलाषा आपने व्यक्त की हैं, आपकी वो इच्छाएं पूरी हों, ये हमारी कामना है। आपको शुभकामनाएं बचे हुए कार्यकाल के लिए, और एक बार फिर बधाई आपके 1 साल पूरा होने के संदर्भ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सादा प्रणाम।